अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज सुओ मोटो केस की समाअत हुई। 9 रुकनी लाजब बेंच ने यह समाअत की और ऑफ कोर्स इशू यही है कि सूबाई इलेक्शंस देने का इख्तियार किसका है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने फरमाया कि ना कोई हम तवालत देना चाहते हैं और ना ही कोई अबहाम छोड़ना चाहते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि देखना है कि असेंबलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका है। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को कुछ एतराज़ात थे, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अज खुद नोटिस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस बज़ाहिर अली अकबर नकवी के नोट पर लिया गया है। जज और सदर सुप्रीम कोर्ट बार की कुछ ऑडियो सामने आई हैं जिनमें जजेस के हवाले से बात की जा रही है और इन हालात में यह केस 184/3 का नहीं बनता। फिर आर्टिकल 10A को सरफे नजर किया जा रहा है। फिर गुलाम महमूद डोगर केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया जो फरीक नहीं थे। ये तहफ़्फ़ुज़ात थे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के। उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने यह फरमाया कि आज खुद नोटिस बाद में लिया, पहले स्पीकर्स की दरख्वास्तें दायर की गई। फिर इंतखाबात का मामला जो है वो वजाहत तलब है और आर्टिकल 224 यानी कि 224 कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे। वक्त जल्दी से गुजर रहा है, इसलिए हम कोई तवालत और कोई अभाम नहीं छोड़ना चाहते। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के तहफ़्फ़ुज़ात जो सामने आए हैं, उन्होंने बल्कि एक और डायमेंशन ऐड कर दी है इस केस में और वो कहते हैं कि आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई है जिस पर अज खुद नोटिस लिया गया है। क्या वाकई आइन की कोई खिलाफ वर्जी हो चुकी है जिसके ऊपर नोटिस लिया है हमने, और क्या असेंबलियां आइन के तहत तहलील भी हुई थी या नहीं। अब ये कि एक फर्द ने कहा असेंबलियां तहलील कर दो और असेंबलियां तहलील हो गई, तो क्या ये भी आईनी अमल था या नहीं। तो क्वेश्चन मार्क्स रेज हो गए हैं, डिमेंशन और ब्रॉड हो गया है। उसके बाद कहा गया क्या असेंबली की तहलील को आज खुद नोटिस में देखना चाहिए, क्या इसको हमें इस केस का हिस्सा बना लेना चाहिए। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा वजूहात के बगैर तहलील की गई असेंबलियां क्या दोबारा बहाल हो सकती हैं, और क्या हो सकता है कि अदालत बगैर वजूहात की तहलील की गई असेंबलियां दोबारा बहाल कर दे, और क्या वजीर आला सियासी जमात के सरबराह की हिदायत पर अमल करने के पाबंद हैं। क्या इसमें कोई आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि परवेज़ इलाही साहब ने खुद कहा था कि यहाँ तो 90% पंजाब असेंबली नहीं डिसॉल्व होने के लिए इजाज़त दे रही, लेकिन इमरान खान साहब का हुक्म है तो मैं उनके हुक्म की तामील करूंगा। और अवाम ने तो 5 साल के लिए असेंबलियों को मैंडेट दिया होता है, और ये क्या वजह है कि लोग असेंबलियां तोड़ के बैठ जाते हैं। तो असेंबलियां तोड़ने का भी एक मामला है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि एक डिमेंशन और ऐड हो गई है कि पहले तो हम ये बात कर रहे थे इलेक्शन, अब हो सकता है कि असेंबलियों को वापस बहाल भी कर दिया जाए। इस पर तो सोचा नहीं था, लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस बात की निशानदेही जरूर कर दी है, एक और डायमेंशन जरूर ऐड कर दिया गया है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि जस्टिस मंदोखेल ने ये साफ लफ्जों में कहा कि दिस सुओ मोटो इज अनजस्टिफाइड, जिस पर के चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि प्लीज कीप इट इन योर माइंड के दैट वी कैन डिसरिगार्ड योर कंसर्न। सो ये माहौल था, आज ये ओपन बेंच था और ज़ाहिर मीडिया वाज अलाउड, और ये हमारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। और साथ साथ इमरान खान साहब ने भी ये इंदिया दे दिया है कि अब जो है बेजा इल्ज़ामात लगा रही हैं मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब तो कभी भी न्यूट्रल मैच नहीं खेलते, वो तो अब अंपायर भी अपनी मर्जी का लाते हैं, चीटिंग करने में वो मास्टर है। और दूसरी तरफ मरियम साहिबा ने आज बाकायदा फॉर्मर और सर्विंग जजेस के नाम लिए हैं। फॉर्मर ISI चीफ, उसके बाद कोर कमांडर पेशावर का भी नाम उन्होंने लिया है। बाजवा साहब का बहरहाल नाम ना तस्वीर में उनका जिक्र खैर था नहीं, तो शायद बाजवा साहब इसका पूरा जो इमरान खान साहब उनको पूरा इसका इल्ज़ाम देते हैं, शायद मरियम उससे मुत्तफिक नहीं है। बाजवा साहब वॉज मिसिंग इन एक्शन, लेकिन बाकी सब के नाम लेकर उन्होंने कहा। तो अब ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा मरियम को कि एक नया बयानिया नून लीग ने बहरहाल बना लिया है। और ये भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन सूबाई और फेडरल साथ हों, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि अगले सरगोदा के इलेक्शन जो होगा जलसा, तो उसमें मियाँ नवाज शरीफ मौजूद होंगे। तो क्या इसकी भी खबरें आ रही हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी अब जल्द मुतवक्के है, अब ये भी देखना होगा। लेकिन साथ ही साथ ये मामला भी चल रहे हैं, और हम जो है फवाद चौधरी साहब के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और आपको पता है कल वो जेल भरों की बात हो रही थी, कल शाह महमूद कुरैशी, वलीद इकबाल, उमर सरफराज चीमा, असद उमर को अरेस्ट किया गया और किसी को भक्कर जेल भेज दिया है, किसी को और किसी जेल में भेज दिया है। और आज बेल एप्लीकेशन लेके साहिबजादा शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़ैन कुरैशी साहब अदालत में पेश हुए हैं, और इमरान खान साहब ने एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया है कि ये हुकूमत को पता नहीं लोगों को बेरहना करने का क्या शौक है
कि अब वो फिर कह रहे हैं कि अनलॉफुली असद उमर साहब को और बाकी लोगों को जो है जेलों में भर्ती कर दिया गया है। तो ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जेल भरो तहरीक कल शुरू हुई थी और आज बेल की बात हो रही है। मरियम साहबा ने कहा कारकुन के लिए जेल भरो, जेलें, और इनके लिए बेलें। तो दैट वाज अ गुड पॉइंट। फवाद चौधरी साहब ने ये कोई सुबह और दोपहर के दरमियान ये खिताब किया था और उन्होंने ये गुफ्तगू की थी। इसके बाद इमरान खान साहब जब शाम में उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने भी इसी बात को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने दोबारा इस बात को एको किया कि मामला जो है वो इतना सादा नहीं है और जजेस को बार बार हरास किया जा रहा है, जजेस को धमकाया जा रहा है ओपनली। और उन्होंने ये भी कहा कि ये डिफायंट मोमेंट है फॉर द जजेस। उन्होंने ये तंबीह भी की कि जजेस को अब उठ खड़े होना चाहिए और इस तरह की जाहिर है वो जो इस तरह के जो जस्टिस अब्दुल कयूम के मामले में हुआ था उस तरह के मामला दोबारा ना हो जाएं। इस पर भी आगे जाके प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू टुडेज गेस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं जी, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान रजी साहब, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इनसे भी पूछेंगे कि लाहौर की जेल भरो तहरीक का क्या बना। लेकिन शुएब शाहीन साहब, लेट मी जस्ट कम टू यू फर्स्ट। ये आपने तमाम दलाइल सुने होंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। एक और नया डायमेंशन, आई वांट टू टेक द अदर पार्ट ऑफ इट, कि ठीक है जो इस वक्त आपके पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी जो एलामिया जारी किया है उसमें भी कहा गया है कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस काजी फायज ईसा और सरदार तारिक साहब को इंक्लूड किया जाए इस बेंच में। और उन्होंने ये भी कहा है, इस्तफसार किया है या एक्सपेक्टेशन है उनकी कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब, जिनकी ऑडियो सामने आ रही हैं, वो अपने आप को रिक्यूज़ कर लें बेंच से। तो आपको क्या लग रहा है, ये इस पर अमल होगा? और दूसरा, ये जो नई डायमेंशन ऐड कर दी है जी, जो कमेंट्स हैं जस्टिस अतर मिनल्ला के और जस्टिस मंसूर अली खान साहब के, इस हवाले से कि क्या आइनी तौर पर यह असेंबलियाँ तहलील हुई थी और 5 साल का मैंडेट देने वालों को क्या एक फर्द के हुक्म पर असेंबलियाँ तहलील कर देनी चाहिए? जी सर, आपके कॉमेंट्स। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ये मुतालबा ज़रूर करते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में तरमीम की जाए कि जब भी कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन आए तो उसमें सीनियर मोस्ट जजेस को बिठाया जाए। बट दैट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द चीफ जस्टिस सो फार एज टिल टुडे, क्योंकि रूल्स उसमें अमेंड नहीं हुए। आइन के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीदी अख्तियार है कि वो जिसको चाहें वो बेंच का हिस्सा बनाएं। और फिर जो सीनियर मोस्ट 2 जज साहिबान की बड़े काबिल एहतराम हमारे बड़े इंडिपेंडेंट जजेस हैं, लेकिन चूंकि इसमें 9 मेंबर बेंच है, लार्जर बेंच है, और इसमें 6 जजेस से बचते हैं जिन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट बाकी जो केसेस होते हैं पब्लिक एट लार्ज के वो सुनने होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बात का उनके पास कोई जवाब है। बल्कि आपको याद होगा जब दोस्त मोहम्मद बाजारी के खिलाफ ये रूलिंग के खिलाफ पिटीशन पेंडिंग थी, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने यह मुतालबा किया था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था क्योंकि ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट नेचर का उन्होंने कहा जितना है उतना 5 मेंबर बेंच ने फैसला करना है और फैसला किया। अब उससे ज्यादा यानी आमतौर पर 5 मेंबर बेंच, 7 मेंबर बेंच या 9 मेंबर बेंच बनता है, और ये कई सालों के बाद ये 9 मेंबर बेंच बना है जो कि आमतौर पर नहीं बना करते। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा बेंच है उस लिहाज से, और आइन की तशरीह चूंकि इसमें इन्वॉल्व है तो आइन की तशरीह होगी। अब जो दूसरा सवाल आपने किया ये तो था पाकिस्तान ये इस हवाले से कि क्या जजेस को बीच में शामिल किया जाए, बाकी 2 जजेस को नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें शामिल होंगे। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि 2 जजेस को रिक्यूज कर लेना चाहिए पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतालबा, मैं समझता हूं कि ये एब्सर्ड है। ये एक काइंड ऑफ प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। इसलिए नहीं होना चाहिए कि देखें ये वो 2 जज साहबान हैं जिन्होंने रिकमेंड किया है कि प्रीमा फशाई कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शंस होने हैं। इस पे किसी को कोई इबहम नहीं है और तमाम पार्टीज इस पे मुत्तफिक हैं। इवन द इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसको मानती हैं कि 90 डेज आइन कहता है, इसमें कोई इबहम नहीं है। जब 90 डेज कहता है तो ओनली वन इशू इज इन्वॉल्व कि ये अख्तियार किसके पास है। क्या जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 57(1) के तहत पावर्स एक्सरसाइज किए, क्या उसका शाहीन साहब, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन शाहीन साहब इफ यू कुड कम टू द पॉइंट, जो मैंने जी ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई सर। मैं सर जानना चाह रही हूँ जो आज जो बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने की है, जो उनका मौकफ रहा है, और जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बात की है, अब इलेक्शन से रिवर्स जा रहे हैं हम। अब ये बात हो रही है, क्या इसमें ये भी बात होनी चाहिए कि असेंबलियों की तहलील आइन के मुताबिक हुई थी या एक फर्द की हस्ब मंशा हुई थी? तो ये एक मैं आपसे पूछती हूँ, नया डायमेंशन ऐड हो गया इस केस में। आपको लगता है ये सुओ मोटो का हिस्सा बनने जा रहा है ये मामला? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब चूंकि ये भी आज के एडमिटिंग नोट में पार्ट ऑफ दैट फाइल बन गया है और इसके ऊपर भी आर्गूमेंट्स होंगे, लेकिन इसका जवाब अभी बहरहाल सब जुड़े से अब कुछ ज्यादा तफसील से बात तो नहीं कर सकते, ज़ाहिर ऑनरेबल कोर्ट ने इसकी तशरीह करनी है, लेकिन आइन इस बात का जवाब देता है, इटसेल्फ आइन देता है
आइन के मुताबिक चीफ जो एग्जीक्यूटिव होता है सूबे का, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इनकी सवाबदीद है विदाउट असाइनिंग एनी रीजंस। उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है कि ये जब चाहें एडवाइस दे सकते हैं, और 48 आवर्स का टाइम है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन द केस ऑफ नेशनल असेंबली और गवर्नर इन द केस ऑफ प्रोविंशियल असेंबली या तो 48 आवर्स में डिसॉल्व कर देंगे या ऑटोमेटिकली 48 आवर्स में डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ, सिर्फ एक कंडीशन आइन ने लगाई है, वो कंडीशन है कि अगर अदम एतमाद होगा तो अदम एतमाद की तहरीक जब तक मुकम्मल तौर पर फाइनलाइज ना हो जाए, या तो वो एक्सेप्ट हो जाए तो ज़ाहिर वो हट जाएंगे जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाले केस में हुआ, या परवेज इलाही वाला जैसे केस है कि वो डिफीट हो जाए। दोनों सूरतों में जब ये इशू क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा अख्तियार होगा प्राइम मिनिस्टर को भी और चीफ मिनिस्टर को भी कि वो एडवाइस दे सकते हैं। इसमें आइन में किसी किस्म का कोई बहाम नहीं है, ना ही इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कोई रीजन असाइन करनी चाहिए या कोई देयर शुड बी रीजन बिहाइंड इट। तो इसलिए इसमें कोई अभाव नहीं है, लेकिन बहरहाल ये पार्ट ऑफ दी आज। ठीक है सर, मैं आगे मुझे मौका दीजिए सर। जी ओके सर, आई कम बैक टू यू सर, प्लीज स्टे विद अस। हमारे साथ रिजवान रजी साहब भी हैं, शब्बीर अली शाह साहब ने भी ज्वाइन किया है, वकील हैं शब्बीर अली शाह साहब। मैं एक मिनट लीगल को थोड़ा सा पॉलिटिक्स के साथ तोड़ना चाहूंगी, तो मैं बीच में रिजवान रजी को चाहूंगी, क्योंकि आज जिस तरह के हमने स्टेटमेंट्स देखे हैं जज साहब के, उन्होंने यही कहा कि जब जस्टिस मंदोखेल ने कहा रजी साहब के हम मतलब ये सुओ मोटो इज अनजस्टिफाइड, तो आगे से उनको जवाब भी मिला कि माइंड इट, हम ये इसको डिसरिगार्ड भी कर सकते हैं आपके एतराज को। तो उसके बाद मरियम साहिबा इस तरह के नाम ले लेके जजेस को इस तरह से बताना कि बेंचेस फिक्स्ड हैं, दूसरी तरफ से इमरान खान साहब को इस बात को और अहमियत दे दी है और वेट दे दिया, उन्होंने ऐड कर दिया इस पर कि ये अदलिया के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चल रही है, प्लान्ड कैंपेन है, ये नून लीग का एक्चुअल में यही गोल है कि वो अदलिया को बुलडोज करके अपने मर्जी के फैसले कराए। आपकी राय चाहूंगी, क्योंकि क्या हम पोलराइजेशन अब अदलिया में भी आ जाएगी, क्या ये सही होगा? पाकिस्तान साहब मैं आपको सुन नहीं पा रही। ओके, लेट मी जस्ट मूव ऑन टू शब्बीर शाह साहब। शब्बीर साहब कैन यू जस्ट, हाँ मैं रजी साहब, जी अब आ रही है, सॉरी शाह साहब, आई कम बैक टू यू। जी रजी साहब, आपने मेरा सवाल सुन लिया था, जवाब आपका सर। जी आपको मेरी आवाज, मेरा ख्याल है आ रही है, तो मैं उसमें कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जैसे लॉयर तकसीम है और बड़ी शिद्दत के साथ तकसीम है कि लॉयर जो हैं वो अब लॉयर से ज्यादा पार्टी कारकुन और पार्टी कारकुन से बढ़ के कारकुन बन जाते हैं और वो वाला नुक्ता नज़र बयान करते हैं जो उनकी पार्टी चाह रही होती है, और साथ में ये भी कहते हैं कि हमें लॉयर ही कंसीडर किया जाए। ये हुआ है। देखिए, अगर एक तरफ ये है कि प्रीरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का कि वो जब चाहे असेंबली तोड़ दे, यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने इंडिकेट किया कि किस तरह डिक्टेशन के ऊपर असेंबली तोड़ी गई, इमरान खान साहब की डिक्टेशन के ऊपर असेंबली तोड़ी गई, तो केस सीन डिफरेंट हो गया ना। लेकिन हमने चूंकि ये आर्गूमेंट हमें सूट नहीं करता इसलिए हम नहीं मानेंगे। मैं जिस चीज़ की तरफ ध्यान लगाना चाह रहा हूँ, गुजरांवाला की एक तकरीर है जनाब नवाज शरीफ साहब की, जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक तब्दीली आई थी। उससे अगला स्टेप लिया है आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, और उनका ख्याल है कि पिछली दफ़ा वो बड़े एहतराम के साथ इख्तलाफ करते हुए बाइकाट कर गए थे और जज साहब ने धड़ल्ले के साथ जो था वो उनका केस जो था ना वो किया था। तो अब जो है, अब उनका ख्याल है कि हमने वो काम नहीं करना। रजी साहब रुक जाए, मुझे मत फंसाएं। जी शब्बीर शाह साहब, मैं आपके पास आती हूँ सर, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये जाहिर है चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशन है कि वो किसको इंक्लूड करते हैं अपने 9 रुकनी मेंबर बेंच में, लार्जर बेंच में। ठीक है, उनकी डिस्क्रेशन होगी, लेकिन ये जो और बार काउंसिल की बात उन्होंने नहीं माननी, उनको कोई हक हासिल नहीं है, ठीक है। एक एडवोकेट आपको पता है आज एक केस लेकर चले गए हैं जो जस्टिस काजी फायज ईसा के एसेट्स के ऊपर बात बनी थी। आज एक जज के हवाले से वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, एसेट्स और प्रॉपर्टीज के हवाले से चाह रहे हैं कि उनकी डिटेल सामने आए। अगेन काजी फायज ईसा इन रिपीट मोड, और जाहिर है इस तरफ हमें एक डिवीजन नजर आ रही है वाज़े तौर पर, स्पेशली व्हेन द चीफ जस्टिस इज सेइंग कि हम इसको डिसरिगार्ड कर देंगे। एक मेंबर बेंच जो एक जो मेंबर है उस बेंच में जो वो कहते हैं उसको डिसरिगार्ड करने का वो हक रखते हैं। सो इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि मतलब कोई 10A की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्या हम उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं 10A को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सना, इसमें आर्टिकल 10A का तो क्वेश्चन पैदा नहीं होता। ये बात शुएब शाहीन साहब ने, इज़ अ वेरी सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्लियरली कही, एंड आई एग्री विद हिम कि ये सवाबदीद ऑनरेबल चीफ जस्टिस का है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस का। अगर आप स्ट्रिक्टली टेक्निकली देखें, और जिस पस मंज़र में उन्होंने कहा कि पहले अमूमी तौर पे 3 मेंबर बेंचेस हुआ करती थी, 5 मेंबर, 9 मेंबर, सो आई एग्री विद हिम कि टेक्निकली एंड लीगली कोई ऐसी गलती नहीं है। ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट लीगली कोई ऐसा इसमें अभाव नज़र नहीं आता। लेकिन हमने दोनों चीज़ें देखनी है। वी बड़े एक मशहूर कोट है कि यू कैन नॉट डिवोर्स और सेग्रीगेट लॉ फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये दोनों इंटरट्विन्ड हैं एक दूसरे से। तो पॉलिटिकली इस वक्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें मेरे ख्याल में, अगर आप मेरी राय पूछे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा तो सवाबदीद नहीं है, ये चीफ जस्टिस साहब का है, तो इसमें कोई कबात नहीं होती अगर सीनियर जजेस को ऐड कर लिया जाता और फुल कोर्ट होती। इसमें सुप्रीम कोर्ट की अगर पूरी कोर्ट्स होती और जस्टिस फायज़ ईसा साहब जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं, उनको इसमें अगर शामिल कर लिया जाता तो कोई इसमें एतराज़ किसी को क्यों होना चाहिए। आई डोंट थिंक PTI हैज़ रेज्ड एनी ऑब्जेक्शन। PTI has raised objection beforehand ना, वो काजी फायज़ ईसा के सामने उनके केसेस नहीं लगते और उन्होंने इस पर बड़ा स्टैंड लिया है। ये बात तो हमें क्लियर है। और उसके बाद आपको पता है 2 दिन से यही बात हो रही थी नून लीग की तरफ से भी, शबीर साहब के यही कहा जा रहा था कि हमारे केसेस भी उन जजेस के साहिबान के सामने ना लगे। अब वो भी एक पोजीशन ले रहे थे। तो अब जाहिर है आप पॉलिटिकल डिवीजन की बात करें, वो तो आज क्लियर हो गया कि मरियम के साइड पर खड़ी हैं और इमरान खान के साइड पर खड़े हैं। आप लेकिन थोड़ी सी एक बात देखें इसमें कि पॉलिटिकली ये तो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जिस पे आप पूछ सकती हैं एंड काफ़ी आंसर्स हैं, लेकिन पॉलिटिकली ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये कहना कि इलेक्शंस 90 डेज के अंदर ना हो, isn't that political suicide? I don't think कि ये स्टांस, अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज का स्टांस आना है। टेक्निकलिटीज लीविंग देम असाइड, सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ एक है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए और किसने कराने हैं। ये सवाबदीद ये क्वेश्चन है। इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बहस है भी नहीं। बट शाह साहब, मैं जो बात शाहीन साहब से भी करी थी, मैं आपसे भी रिपीट कर रही हूँ। सर एक मिनट शबीर शाह साहब, टेक माय क्वेश्चन। मैं यही आपसे बात कर रही हूँ कि ठीक है, मामला तो यही है ना कि इख्तियार किसको देना है और इसमें कोई तवालत, कोई अवाम नहीं छोड़ना चीफ जस्टिस ने। वो बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सही है, इट्स ब्रेथ ऑफ फ्रेश है, ये सुओ मोटो बनता था। पॉइंट ये है कि आपके जो 9 रुकनी बेंच में आपके जो 2 मेंबर्स हैं, जो जस्टिस अतहर बिन अल्लाह हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, वो कह रहे हैं कि लेट्स गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कि जो असेंबली तहलील की गई क्या वो आईनी थी, क्या वो आईनी इकदाम था। तो नाउ वी गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब हम सिर्फ उसमें से इलेक्शंस का वक्त और तयन नहीं कर रहे, अब हम ये भी देख रहे हैं कि वो कितना आईनी था मामला। सना, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। पहली बात मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हम जो बहस करना शुरू हो जाते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक मामूली सवाल जो उनके जहन में होता है वो कोई जज पूछ लेता है, उसका मतलब ये नहीं है कि डेफिनेटली वो उसी रास्ते में जा रहे हैं एंड ही इज़ गोइंग टू डिसमिस इट। ये हमने कई दफ़ा देखा जस्टिस फायज़ ईसा के केस में। सो पहले ये जो सवाल है, आई डोंट थिंक, माई रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी वेरी क्लियर। आई डोंट थिंक विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट कि ये सवाल डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का अब है भी कि नहीं, क्योंकि देखिए गवर्नर ने अपने सवाबदीद इस्तेमाल करते हुए ये असेंबली डिसॉल्व नहीं की। ही हैज एक्टेड ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। नाउ इट इज नोबडीज केस कि चीफ मिनिस्टर ने अपने पार्टी हेड के एडवाइस पे काम किया या नहीं। सो आई डोंट थिंक दिस वुड बी अप्रोप्रिएट एट दिस स्टेज टू डिसाइड वेदर द रेजोल्यूशन वाज करेक्ट और नॉट, particularly when no one has challenged the resolution. Number 1. Number 2, इस वक्त सवाल यह है कि ये इलेक्शंस 90 डेज के अंदर गवर्नर साहब को डेट देनी है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इस पे अगर आप कहें तो मैं रोशनी डाल देता हूं आइन की रूह से, आइन क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन क्या कहती है। देखिए आर्टिकल 105(3) ये जी देखिए आर्टिकल 105(3) ये कहता है कि गवर्नर डेट देंगे उस सिचुएशन में जहां गवर्नर ने अपनी डिस्क्रेशन में असेंबली को डिसॉल्व किया हो। आप देखिए यहां गवर्नर ने अपनी डिस्क्रेशन में असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया, ही इज एक्टेड ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सो गवर्नर साहब डेट ना दे, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, उनको डेट देना बनती नहीं है। इलेक्शन कमीशन को डेट देना होगी क्योंकि आर्टिकल 212, 219, 218 इन सब का मजमूई तौर पे क्यूमुलेटिव रीडिंग ये है कि इलेक्शंस के कॉन्डक्ट इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं और पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती, 222 ये कहता है
जिसमें इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी को कोई इफेक्ट हो. सो द रियल क्वेश्चन दैट दिस कोर्ट हैज टू डिसाइड इज कि क्या इलेक्शन कमीशन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या नहीं. So I will, through your program, put it to you that for all times to come, this is the real question कि इलेक्शन कमीशन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज, आई वुड बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आके कहे कि इलेक्शंस को आप डिले कर दें. I don't think that would be appropriate for any political party to take such stance. So election commission. Okay, very interesting question you've raised. Okay, Shabir Shah, let me stop you here because you've raised an important question. Let me take it forward. Acha, okay. Shah Sahab, एक मिनट, sorry. I just want to take this back to Shoaib Shaheen साहब. Shoaib Shaheen साहब, ये बड़ा अहम मामला है कि जब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है, उनकी मर्जी शामिल होनी चाहिए, वो डेट देने का हक रखते हैं, लेकिन वो इलेक्शन कराने के रिसोर्सेज तो उनके पास नहीं है. दे आर डिपेंडेंट ऑन द फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम विद द रिसोर्सेज जिससे इलेक्शंस होंगे. तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन को वाकई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की जरूरत अब पेश आ जाएगी कि या फिर इलेक्शन कमीशन को कोई और ऐसी अथॉरिटी देनी पड़ जाएगी कि दे कैन कॉल द शॉट्स? क्योंकि अब वो कह तो रहे हैं कि हम डेट देने को तैयार है, आप हमें दे दें, अमला दे दें, आप हमें वसाइल दे दें, आप हमें फाइनेंसेस दे दें, वील गो अहेड एंड कंडक्ट द इलेक्शंस. जी शाहीन साहब. देखिए, पहली बात तो ये है सना कि ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 220 ये कहता है, अख्तियार देता है, इसमें मजीद अख्तियार देने की जरूरत ही ऐसा सच नहीं है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये पाबंद हो जाते हैं तमाम इदारे कि वो मुआवनत करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और उनके ताबे हो जाएंगे. जो कुछ उनकी ज़रूरियात होंगी वो पूरी होंगी आर्टिकल 220 के तहत. इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. इसलिए उनके पास जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है और उनका आइन ने अख्तियार दिया है आर्टिकल 189 के तहत कि तमाम इदारे उनकी एड में, उनकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इंक्लूडिंग एवरीवन, उनकी एड में काम करेंगे. इसी तरह फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग द इलेक्शंस तमाम इदारे उनके कंट्रोल में आ जाएंगे, उनके सुबार्डिनेशन में आ जाएंगे, उनकी मुआवनत करेंगे. तो इसलिए अगर उनकी कोई बात नहीं मानता तो वो उनको कंटेम्प्ट नोटिस दे सकते हैं. अगर नहीं देते तो वो कोर्ट में जा करके वो सारी चीजें ले सकते हैं और किसी को कोई अख्तियार नहीं है कि वो कोर्ट की उन डायरेक्शंस को डिसओबे करे. अदरवाइज जो इदारा. ओके शाहीन साहब, मैं आपको रोकूंगी, मुझे वक्फा लेना है. ओके शाहीन साहब, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर दिया. सॉरी सर, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, वेरी क्विक ब्रेक. शबीर शाह साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. शोएब शाहीन साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे. रजी दादा, हम आपके साथ भी एंड जॉइन अस आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि हमने देखना है कि कारकुनों के लिए जेलें और इमरान खान के लिए बेलें, इसके अंदर कितनी सच्चाई है. आफ्टर दिस ब्रेक. एंड वेलकम बैक टू गूंज. हम बात कर रहे थे, जाहिर है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई है, सुमो मोटो केस पर समाअत हुई. 9 रुकनी लार्जर बेंच ने जो समाअत किया, जो 4 हमें स्टेटमेंट्स मिली हैं, जो 3 जस्टिस हैं, उन्होंने जिस तरह से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया या और कोई डायमेंशन ऐड की, उस हवाले से बात कर रहे थे. हमारे साथ मौजूद है शोएब शाहीन साहब और हमारे साथ मौजूद है रिजवान रजी साहब. शोएब शाहीन साहब, मैं अगर आपकी बात जो आपने ब्रेक से पहले की थी, अगर उसको सिर्फ रैप अप कर लें. आपने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात मौजूद हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन आज डेट दे दे, अगर सपोजिंग वो अनाउंस कर दे कि जी ये फलां डेट पे आप इलेक्शंस होल्ड कर लें, और उनको अगर नहीं मिलते जो वसाइल उनको चाहिए, अगर उनको नहीं वो पूरे होते, तो फिर ये मामला कहीं और जा सकता है. लेकिन इलेक्शन कमीशन डेट दे दे बगैर ये जांचे हुए कि वो उनके पास सारी रिसोर्सेज मौजूद होंगी या नहीं. नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन डेट दे सकता है. इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार है कि जब वो डेट अनाउंस हो जाएगी बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिसमें आर्टिकल 10, अब इसी पे इब्हाम है ना, जिसको फाइनलाइज करना है सुप्रीम कोर्ट ने. क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पावर अंडर सेक्शन 57(1) वो जस्टिफाइड है? क्या 105 के तहत गवर्नर डेट देने का पाबंद है, या प्रेसिडेंट का जो पावर है वो ठीक है, या इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन के पुराने अख्तियार था रोपा के तहत, जब ये अमेंड हो गया तो वो पावर चली गई है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत. तो इसलिए डेट देगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, या जो कोर्ट डिसाइड करेगी कि गवर्नर देगा या कौन देगा, इसी इशू को डिसाइड करना है. लेकिन उसके बाद तमाम पावर्स 57(2) के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत, वो आ जाती हैं इलेक्शन कमीशन की. वो बाकी सारा प्रोसीजर होगा, नॉमिनेशन फॉर्म हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे, उनका सिंबल आएगा, ये वो सारी चीजें चलेंगी. लेकिन पावर्स जो हैं कि जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव है उसको ये डायरेक्शन दे सकते हैं. ये मैं पढ़ देता हूं आर्टिकल 220.
It shall be the duty of all executive authorities in the Federation and in the provinces to assist the Commissioner and the Election Commission in the discharge of their functions. और functions क्या हैं? वो आर्टिकल 218 3 में भी दिए गए हैं, बाकी भी हैं सारा, कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं। अब ये उनकी जिम्मेदारी है। इसी तरह आर्टिकल 224 भी है। तो अब इसके ताबे हो जाते हैं तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, उनकी बात मानने के पाबंद हैं। अब अगर कोई नहीं मानता तो उनके खिलाफ ये कंटेम्प्ट भी कर सकते हैं और अगले दिन पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जनाब ये मेरी बात नहीं मान रहे। और जो अच्छा, क्या मरियम साहिबा के खिलाफ कंटेम्प्ट लग सकती है शोएब शाहीन साहब? क्या मरियम साहिबा ने जो आज गुफ्तगू की है वो कंटेम्प्ट के ज़मरे में आएगी? जी बिल्कुल, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी है, जुडिशियल कंटेम्प्ट भी है। यानी जब जजेस को मिलाइन करेंगे, तज़हीक का निशाना बनेंगे, उनको आप इनटेम्परेट लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। आपको याद होगा इमरान खान के खिलाफ जो हुई थी वो क्या हुई थी? उन्होंने कहा था हम लीगल एक्शन लेंगे जज साहिबा के खिलाफ। उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा तो चलो हुआ, बाद में दहशतगर्दी की दफा उड़ा दी गई, लेकिन उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया और उसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की, जिसपे उन्होंने माफी मांगी थी। और बल्कि यहाँ तक भी, मैं उनको डिफेंड करता रहा हूँ उस केस में, यहाँ तक भी उसमें उन्होंने कहा कि आप अगर लीगल एक्शन की बात करते हैं, लीगल एक्शन भी अगर आप जलसे में खड़े होकर बात करेंगे तो इट इज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और दूसरा उन्होंने कहा कि एक पेंडिंग केस के मुतालिक अगर आप बात करेंगे तो इट अमाउंट्स टू क्रिएट हिंड्रेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो लिहाजा ये कंटेम्प्ट के ज़मरे में आता है, जिसपे लेकिन सर वो सॉरी से मामला हल हो गया था ना शाहीन साहब, वो तो सॉरी से मामला हल हो गया था, अपॉलॉजी दे दी थी उन्होंने। तो मरियम साहब भी अगर अपॉलॉजी देंगी तो वो भी माफ हो सकती है, नहीं? ये तो अपॉलॉजी, जब पहले तो कंटेम्प्ट नोटिस होगा, प्रोसीडिंग्स होंगी, अपॉलॉजी आएगी तो फिर ठीक है, चले सही है, ओके, चले वील सी दैट आफ्टर, ओके, अच्छा चले ठीक है, ओके सर। रजी साहब, आज इमरान खान साहब ने श्रीलंका का एग्जाम्पल भी कोट किया है। रजी साहब, उन्होंने कहा है कि ये तो हम ना भी हो पाकिस्तान तहरीके साहब तो अवाम तो सड़कों पर आके, जिस तरह श्रीलंका में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का घर जला दिया था, तो ये तो सड़कों पर निकल कर करेंगे ये सब कुछ। तो ये आपको लगता है और मजीद हवा दे रहे हैं इन मामलात को, और जेल में एक दिन रह नहीं सके तो आज आपको जमानतें याद आ रही हैं। तो और आज आपने केपी में भी देख लिया कितना मजाइया एक प्रोग्राम चल रहा है कि प्रिजन वैन्स खड़ी हैं, लोग नारे लग रहे हैं, लोग मतलब अनाउंसमेंट कर रहे हैं पुलिस वाले कि प्लीज आ जाए, अपना दे दें अपनी गिरफ्तारी, तो वो सामने नहीं आ रहे। अभी तरक्की साहब को भी कहा गया, उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी से माजरत कर ली, लेकिन इमरान खान साहब है कि वो कह रहे हैं इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है केपी ने। जी सर। देखिए, केपी के अंदर जो है वो 9.5 साल, तकरीबन 8.5 साल हुकूमत रही है उनकी, पीटीआई की, और वहाँ पे पिछले दिनों हमें 450 अरब रुपए का भी पता नहीं चल रहा जो हमने सीटीडी की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए केपी को दिए हैं पिछले कम से कम 9 साल के अंदर, और वो पता नहीं चल रहे कहाँ गए। तो लेकिन बहरहाल मुझे जो इस बात के ऊपर तकलीफ़ हुई है आज बहुत ज़्यादा शिद्दत से, वो ये है कि पीटीआई ने या उसके वर्कर ने अपनी हरकत से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल वर्कर को डिस्क्रेडिट किया है और उसको बेइज्जत किया है। और पहले पाकिस्तान बनाया था पॉलिटिकल वर्कर ने, तो पाकिस्तान बनने के वक्त पॉलिटिकल वर्कर की बड़ी इज्जत होती थी। मोहल्ले में कोई पॉलिटिकल वर्कर होता था, वो किसी भी पार्टी से हो, उसकी एक कमिटमेंट होती थी, उसकी एक ऑनर होती थी, उसकी एक रिस्पेक्ट होती थी। लेकिन जिस तरह ये जेल भरो तहरीक के अंदर इन्होंने 24 घंटे से भी कम अरसे के अंदर बांगे मारना शुरू कर की है, और जनाब अदालत में पहुंच गए हैं बीमारियों का बहाना करके। यार 24 घंटे तो बर्दाश्त करो ना, अल्लाह के बंदे, आपने इतना बड़ा क्लेम किया है कि आप जेलें भरेंगे। और जहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस, जहाँ पे वसीम अकरम प्लस की बात कही जा रही है, वहाँ पे एक वर्कर भी नहीं आया। आए हैं, सेल्फियाँ बनाई हैं उन्होंने, तस्वीरें बनाई हैं, और उसके बाद वो फिर वहाँ से इधर उधर हो गए हैं। ये भी एक ट्रेजेडी है, मैं समझता हूँ। आज पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर के लिए एक बैड डे था, ब्लैक डे था, कि एक भी गिरफ्तारी वहाँ से नहीं दी। सारा एम्फोसिस जो था वो सेल्फी बनाने के ऊपर और शायद अपने कायद को भेजने के ऊपर था। सेल्फी बनाई इसलिए जाती है, या सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करने के ऊपर था। एक बात तो ये हो गई। थोड़ी सी मैं लेना चाह रहा हूँ जो पिछले सवाल से रह गया था, वो ये है कि देखिए आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अगर मैं हाई कोर्ट रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ,
कंटेम्प्ट से कम कोई हरकत नहीं की उन्होंने, जो भी किया है, जिस तरह भी उन्होंने सिटिंग जजेस की तस्वीर दिखाई हैं, बल्कि मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि रेड लाइन स्मैश की है। इसलिए अब देखते हैं कि सर, लेकिन रजी साहब, लेकिन वो बाजवा साहब का तो नामो निशान ही नहीं था। बाजवा साहब, जनरल रिटायर्ड बाजवा का तो नामो निशान नहीं था सर। मैं तो हैरान हूं कि वो 5 में उन्होंने 2 मतलब बाजवा साहब इज कन्वीनियंटली आउट ऑफ द पिक्चर। यस, हाँ जी, यस। देखिए, उन्होंने ये सोचा कि बाजवा साहब को चूंकि वो कर रहे हैं पीटीआई वाले, तो हम उनको सपेर कर देते हैं। लेकिन एक बात अगर आपको याद रहे, हमें जजों की इज्जत करनी चाहिए। इन जजों की तस्वीरें रख के उसके ऊपर जूते बरसाए गए, और उन जूते बरसाने की वीडियो जो थी वो पीटीआई ने अपने तमाम पेजेस के ऊपर ऑन की। तो जिन पीटीआई के हजरात को इस वक्त जुडिशरी का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट का हैजा हो रहा है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जरा वीडियो अपने पेजेस से या उनके ऑफिशियल या अनऑफिशियल जो है उसमें से उसको डिलीट फरमा दें, ताकि अवाम नास को वो उसकी यादों से महव हो जाए कि आपने जो 9 और 10 अप्रैल की रात को जो वाकया हुआ था, उसके बाद पीटीआई ने किस किस नस्ल की गाली दी थी उन जजेस को। रजी साहब, आपकी याददाश्त को भी दाद है, आपकी याददाश्त को दाद देती हूँ रजी साहब। एक तो आप जैसे कि लोगों की याददाश्तें हैं ना, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। ठीक है, शोएब शाहीन साहब, मैं 1 मिनट आती हूँ दादा आपके पास, 1 मिनट। शाहीन साहब, मैं सिर्फ 1 लाइन आंसर चाहूंगी कि मरियम के हवाले से आपने कहा कंटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन ये मामला जो आ रहा है अब जेर बहस के लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हो रही है जैन कुरैशी साहब के हवाले से कि मेरे वालिद साहब किधर है, उनको लाया जाए। अब ये जेल जाना है, उन्होंने अपनी मर्जी के जेल में भेज दिया है, क्या ये इलीगल होगा? और इमरान खान साहब के फिर अगेन ये इस तरह के इल्जाम कि ये अनलॉफुल है, गैर आईनी अरेस्ट है सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन हुआ करता है। ये पाकिस्तान बनाने की तहरीक से लेकर आज तक ये हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के स्लोगन और इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी किया करते हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम ये नहीं होता कि वो माइक लेकर खड़े हो जाएं, आए जी जो प्रिजन वैन में बैठना चाहता है वो बैठ जाए, उसको उठा करके किसी को डीजी खान ले जाएं, किसी को मंडी बहाउद्दीन ले जाएं, किसी को लाहौर ले जाएं, किसी को किस जगह ले जाएं, और उनको खाना भी ना दें, उनके साथ इनह्यूमन सलूक करें। ये मेरा ख्याल नामुनासिब था। आमतौर पर हुआ ये करता है कि अगर 144 की भी खिलाफ वर्जी हो मैक्सिमम, तो वो उनको उठा के ले जाते हैं और उसके बाद शाम तक उनको छोड़ दिया करते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको पॉलिटिकल डिसीजन लेना चाहिए था और पॉलिटिकली कंसीडर करना चाहिए था, बजाय इस बात के कि उनको आप इस तरह सजा देना शुरू कर दें कि उनको अगर दवाई की जरूरत है वो ना दें, अगर उनको वॉशरूम जाना है वहां ना जाने दें, अगर आपने उनके साथ तजलील आमेज सलूक करना है तो ये नामुनासिब है। पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ पॉलिटिकल वर्कर्स जैसा सलूक होना चाहिए था। ओके शाहीन साहब, थैंक यू। ओके शाहीन साहब, मैं 1 मिनट, वक्त की कमी है, ठीक है। ओके सर, मैं 1 मिनट जल्दी क्विकली, रजी साहब वेरी क्विकली आप बता देंगे जरा कि आपको क्या लग रहा है जेल भरो तहरीक कहां जाएगी? बेल के जरिए फारिग हो जाएगी या आपको लगता है इसमें कोई सब्सटेंस रह गया है? देखिए, 16 एमपीओ का फैसला एग्जेक्टिव डिसीजन है। डीसी के इस फैसले के अंदर जज भी इंटरफेयर नहीं किया करते, और हाँ, जब इसकी एक्सटेंशन होती है तो उसके ऊपर रिव्यू बोर्ड जरूर बैठता है हाई कोर्ट का, और वो एक्सटेंशन किसी की डिटेंशन के अंदर एक्सटेंशन की बात होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एमपीओ के तहत जो फैसला है, हाँ मैं शाहीन साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर थे, उनके साथ पॉलिटिकल वर्कर वाला सलूक होना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर जब गिरफ्तारी देने घर से निकले थे तो उन्हें दवाइयाँ शवाइयाँ साथ में लेके जानी चाहिए थी, वो दवाइयाँ वाला थैला घर ही भूल गए। तो अब इस पे जाके शिकवा नहीं करना चाहिए। फोन और सेल्फियों में रह गए ना, वो भूल गए दवाइयां ले जाना। ओके रिजवान रईस साहब, ऑलवेज अ प्लेजर। शोएब शाहीन साहब, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आप लोगों को। लेकिन वक्फे का वक्त हो रहा है, वक्फे जाते, वी विल सी यू आफ्टर दिस। मईशत चल नहीं रही, हुकूमत डेट नहीं दे रही, सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करने पर बज़िद है कि इलेक्शंस किसने कराने हैं, किसका इख्तियार है, किसकी डेट अनाउंस करे। कोई अबहाम नहीं चाहते, कोई तवालत नहीं देना चाहते। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, फौरी फैसला करना है। अब ये फैसले के अंदर जो 9 रुकनी मेंबर बेंच है, लार्जर बेंच, उसमें से कुछ ऐसे मुतज़ाद व्यूज़ सामने आ रहे हैं जिससे थोड़ी सी ये मामला जो है अब उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्पेशली क्योंकि बैटल लाइन्स आर वेरी क्लियरली ड्रॉन। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा हैं जिन्होंने आज रेड लाइन हल्की सी
बकौल रिजवान रज़ी साहब के हल्की सी क्रॉस की है, और शोएब ए शाहीन साहब कहते हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बनता है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा या नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि मरियम नवाज साहबा ने आज एक नई जान ज़रूर डाली है। लेकिन ये सवाल हमेशा चुपता हुआ सवाल रहेगा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब जो पूरे इसके मास्टर थे इस प्लान के, वो तस्वीरों से और उनके अल्फाजों से गायब क्यों रहे। ये हम आपके लिए छोड़ के जाते हैं सवाल, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।